हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम मूल अधिकार को देखेंगे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो भाग 3 में, सॉरी यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे भाग 2 लिखा है, आप लोग यहाँ पे भाग 3 लिख लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है 12 से 35 तक। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसे देखा जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है और संविधान में इसका उल्लेख जो भाग 3 में, यहाँ पे भाग 2 मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। भाग 3 में इसका वर्णन 12 से 35 तक आर्टिकल्स में है। अब हम देखते हैं कि इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इन्हें कई कैटेगरी में बांटा जाता है। शुरू के जो मूल अधिकार हैं उनका वर्णन एक संविधान के आधार पे होता है, एक वर्णन होता है शासन प्रणाली के आधार पे। तो अगर हम देखें संविधान के आधार पे मूल अधिकार, तो उसकी जो विषय वस्तु होती है वो होती है समानता के आधार पे, स्वतंत्रता के आधार पे, शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का क्या अधिकार है, अल्पसंख्यक के सांस्कृतिक अधिकार क्या है और उपचार का अधिकार क्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें शासन प्रणाली के आधार पे, तो नकारात्मक है या सकारात्मक है, कार्यपालिका के विरुद्ध है या विधायक के विरुद्ध है। तो इन संविधान के आधार पर जो मूल अधिकारों का वर्गीकरण होता है उसमें 7 अधिकार दिए गए थे जो प्रारंभ में किया गया था। उसमें पहला अधिकार था, आप यहां दे सकते हैं, 14 से 18 समानता का अधिकार। 14 से 18 समानता का अधिकार। आगे 19 से जो 22 दिया गया था वो स्वतंत्रता का अधिकार। ये कैटेगरी डिवाइस होती है कि किस किस में दिया गया था। आगे जो 23 से 24 तक के अधिकार हैं आर्टिकल में, वो शोषण के विरुद्ध हैं। आगे वैसे ही जो 25 से 28 तक के अधिकार हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं। 29-30 में जो अधिकार दिए गए हैं वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है। और आर्टिकल 32 में संविधानों का उपचार है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आर्टिकल 31 है वो 44वें संविधान संशोधन 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटा के संवैधानिक और विधिक अधिकार बना दिया गया था। इस प्रकार अब जो अधिकार बचे थे, प्रारंभ में जो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे वो अब 6 प्रकार के बच गए। 6 प्रकार में जो कैटेगरी डिवाइस है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। जैसे वो 14 से 18 तक में आप देख सकते हैं समता का अधिकार है, 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 में आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29-30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आप इसे देख सकते हैं ध्यान से। अब इन्हें हम अलग अलग सेगमेंट में 2 या 3 क्लास में देखेंगे। अगर एक ही क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे तो वो सही नहीं होगा और एग्जाम में आने वाले कई छोटे छोटे क्वेश्चन जो इसके अंदर से आते हैं, और कोई छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, अलग अलग एग्जाम में इससे अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हमें इसे ध्यान से देखना होगा। अगर हमने मूल अधिकारों को सही से समझ लिया तो आगे पॉलिटी के हर सेगमेंट को समझने में बहुत ही आसानी होगी और हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसे भी करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम इसे एक एक करके अलग देखते हैं। अब जो आर्टिकल 12 में है वो क्या है, राज्य की परिभाषा, भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। अब ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, कहा गया था, कई विद्वानों ने कहा है, हमारे जो पॉलिटी के महान विद्वान रहे हैं उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की भाषा, आलोचना उसकी की है कि भारतीय संविधान की जो भाषा है वो बहुत ही कठिन है, वो सहज और सरल नहीं है जो आम आदमियों के समझ में आए। तो इसलिए कई विद्वानों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। अब जैसे ही आज यहाँ पे राज्य की परिभाषा देखें तो भारत की सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय व प्राधिकारी। अब यहाँ समझने वाली भारत है कि भारतीय में राज्य क्या है, मतलब राज्य की परिभाषा क्या है। तो राज्य की जो परिभाषा है उसे किस प्रकार डिफाइन किया जाएगा, ये हम देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं।
राज्य के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकरण, मतलब जो भी निकाय है जो कानून बना सकता है वो इसके अंदर आ जाएगा। मैंने इसे डिफाइन किया है अपने लैंग्वेज में कि कानून बनाने की जो शक्ति रखने वाला जो भी प्राधिकरण है वो राज्य के अंदर आ जाएगा। किसी परिनियम के द्वारा स्थापित निकाय, बट एनजीओ गैर सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं वो नहीं आएंगे, राज्य के अंतर्गत नहीं आ सकते। मतलब अगर कोई एनजीओ या गैर सरकारी संगठन है जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है तो राज्य के अंतर्गत नहीं होगा। कोई भी विधिक राज्य अभिकर्ता या एजेंसी हो सकती है। अब भारत की सरकार तथा संसद हो सकते हैं इसमें, राज्य की सरकार तथा विधानमंडल हो सकता है, और स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारी की जो यहाँ पे था उससे सेगमेंट मैंने अलग अलग डिवाइड किया था कि किस प्रकार इन्हें डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग सेक्शन में, कि राज्य के अंतर्गत क्या आएंगे। तो राज्य सरकार, आपने देखा कि राज्य के अंदर इसमें कोई भी निकाय जो कानून बनाने की शक्ति रखता है वो आ सकता है। अन्य प्राधिकारी को लेकर विवाद रहा है और इस विवाद में निम्नलिखित पहलू ये है कि कानून बनाने की शक्ति रखने वाला जो प्राधिकरण है वो राज्य माना गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय या कंपनी भी राज्य नहीं रह जाते। अब बाद में चलकर संविधान या किसी परिनियम के द्वारा स्थापित निकायों को राज्य माना गया, किंतु ऐसे एनजीओ या गैर सरकारी संगठन को राज्य नहीं माना गया जिसमें यहाँ पे देखिए, जिसमें ये कहा गया है कि ये राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं या कोई भी विधिक रुजराज काम करता है एजेंसी, वो आर्टिकल भारत के तहत राज्य नहीं माना गया था। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 13 में क्या है। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण की विधियां हैं। अब चूंकि इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, और जैसे कि ऐसे अधिकार जैसे संविधान की जो शुरुआत थी वो सभी कानून मूल अधिकार से बेमेल होने पर शून्य होंगे जो शुरुआत में कहा गया, लेकिन बाद में क्या क्या किए उसमें चेंज कर गए वो देखा जाए। जैसे राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो। मतलब किसी भी राज्य, मतलब भारत में एक ऐसा कानून कोई भी नहीं बन सकता जिसमें मूल अधिकारों को कम करता हो ऐसा कानून, या छीनता हो या समाप्त करता हो। ऐसा कानून छीनने की मात्रा तक असंगत होगा। मतलब समझने वाली बात है कि जो भी कानून बनेंगे वो मूल अधिकारों से अगर बेमेल नहीं खाते हैं, मतलब जैसे कि कोई कानून है उसमें कई प्रावधान है, उसके एक दो प्रावधान मेल खाते हैं और एक दो प्रावधान मेल नहीं खाते हैं, तो उस जितने प्रावधान मेल नहीं खाते उन्हें असंगत कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। अगला इस चीज को जो कहते हैं ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इलिप्स। इस सिद्धांत के अनुसार मूल अधिकार असंगत कानूनों का आच्छादन कर लेते हैं। आच्छादन मतलब कि जो मूल अधिकार हैं वो भी जो असंगत कानून होंगे उनको क्या करता है, हटा देता है। और ऐसे ही एक पृथक्करणीयता का सिद्धांत शामिल है। इसमें कोई भी कानून उस मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा जिस मात्रा तक वह कानून अवैध होता है। मतलब जितना, अगर कोई भी किसी कानून में कई सेगमेंट हैं और उसके एक दो सेगमेंट मूल अधिकारों से मेल खाते हैं या और अगले एक दो सेगमेंट मूल अधिकारों से मेल नहीं खाते हैं, तो जितने सेगमेंट मूल अधिकारों से मेल नहीं खाएंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। इसे हमने देखा। आगे विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में कहा गया है, मतलब कानून के समक्ष सबको समानता दी जाएगी। आगे समानता का जो अधिकार है उसमें विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। 16 में लोक नियोजन के विषय के अवसर में की समानता है और 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है और 19 में हमें 6 प्रकार की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आज की क्लास में हम समानता का अधिकार और आर्टिकल 19 में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल और 20 में जो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, और 21 में जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है 21 का। मतलब आज हम समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार की क्लास करेंगे। आगे की क्लास में हम आगे के मूल अधिकारों को देखेंगे। तो आज समानता का जो अधिकार है उसे अलग अलग देखते हैं। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष सबको समानता है।
आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष सबको समानता दी गई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट, वो देखने लायक है। जैसे आर्टिकल 14 की जो न्यायिक व्याख्या है वो आर्टिकल 14 वर्गत विधान या का निषेध करता है, लेकिन ये युक्ति वर्गीकरण का निषेध नहीं कर सकता। ये ऐसे शब्द जो हमारे बेयर एक्ट में यूज होते हैं उसी के संदर्भ में कई आलोचकों ने संविधान को वकीलों का स्वर कहा था, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही टफ थी। अब भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्य के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह इसकी जो एक्सप्लेन कर सकते हैं हमको 14 को, तो ये ऐसे किया जा सकता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। में धर्म, वंश, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद किया गया था। और 16 में लोक निवेशन के विषयों में अवसर की समता प्रदान की गई है। और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात की गई है। अब इसे अगर हम कैटेगराइज करें अलग अलग सेक्शन में, तो आर्टिकल 14 में ईवी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु एक वाद आया था 1974 में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 वाद, जिसमें कहा गया था कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों कानून मामलों में संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। ये इसकी परिभाषा में मतलब इसे सेगमेंट में डिवाइड करके कहा गया था। और इसकी जो सीमाएं थी वो 3 प्रकार से लगाती हैं। जैसे आर्टिकल 31 में ये ध्यान रखने की राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य के लिए न्यायालय में नहीं घसीटा जा सकता। मतलब इसकी कुछ सीमाएं हैं जो 361, आर्टिकल 361, आर्टिकल 362, आर्टिकल 361 3, आर्टिकल 361 4, मतलब जो आर्टिकल 361 है इस पर आर्टिकल 14 की उसमें सीमाएं निर्धारित की गई हैं। वो क्या क्या है? जैसे राष्ट्रपति व राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान, अगर वो कार्यकाल के दौरान किए गए कोई भी कार्य के लिए न्यायालय के समक्ष नहीं घसीटा जा सकता है। 361(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति व गवर्नमेंट को पदावधि के दौरान कार्रवाई चालू नहीं की जा सकती। कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर राष्ट्रपति और गवर्नमेंट को उसकी मतलब उसका कार्यकाल चल रहा है तो उसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई चालू नहीं की जा सकती है। कारावास डालने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल को 2 महीने की नोटिस दिए बिना सिविल कार्रवाई चालू नहीं की जा सकती है। ये आर्टिकल 14 की सीमाएं हैं जिसे हम देखेंगे। अब आगे हम देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें 19(1) क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। 19(1) ख में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात की जा सकती है। 19(1) ग में संगम या संघ बनाने की छूट प्रदान की गई है। और 19(1) घ में राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19(1) अंग में राज्य के किसी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता है। और 19(1) क्षय में वित्त, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और आगे हम देखेंगे कि इसे किस तरह हम याद रख सकते हैं। तो मैंने एक इसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बनाया है। जैसे कि पहले अधिकार में बात होती है विचार रखना व बोलना, दूसरे में सम्मेलन और तीसरे में सभा। आप इस 3 पार्ट को अलग कर दीजिए। और DEF को हटा दिया गया था। आपको पता होगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा 19(1) को, यहाँ पे जो F था उसको हटा के संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। मतलब जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 19(1) में, उसे हटा के मूल अधिकार से हटा के आर्टिकल 300(a) में कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब यहाँ जो 19(1) था जिसमें संपत्ति के अधिकार की बात करता था मूल अधिकार, उसको हटा दिया गया और उसे 300, आप ये ध्यान रखिएगा कि उसे 300(a) में, आर्टिकल 300(a) में कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब
याद रखने के लिए मेरा एक शॉर्ट फॉर्म है कि विचार रखना, सम्मेलन और सभा, आप इस 3 पार्ट को अलग करिए, अगले 3 पार्ट को अलग करिए। अब आप देखिए कि आप विचार और बोलना कहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप कहीं पे अपना विचार रखना चाहते हैं तो कोई सम्मेलन होगा, कई लोग होंगे, 2-4 लोगों के बीच अपने विचार को रखा जा सकता है। तो यानी पहला अधिकार हो गया विचार रखना, किस चीज़ में? सम्मेलन में। अब अगर आप अपने विचार को किसी भी सम्मेलन में रखेंगे तो आप अगला संघ या सभा का निर्माण कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखें कि आप विचार कहाँ पे रखेंगे, किसी सम्मेलन में। और अगर आप किसी सम्मेलन में अपने विचार को रखते हैं तो आप एक अपना ऑर्गेनाइजेशन या सभा जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो ये याद रखने का एक 3 पार्ट ये हो गया। अगले पार्ट में आने जाने की, बसने की और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो अगर आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो आप वहाँ निवास करेंगे। निवास करने के बाद आपकी अगली समस्या होगी जीविका, जिसके लिए आपको व्यवसाय और कारोबार करना पड़ेगा या नौकरी करना पड़ेगा। तो तीसरा क्या हो गया कि आना जाना, वहाँ पे बसना, निवास करना और व्यवसाय करना। ये 3 सेगमेंट में अगर हम अलग करते हैं तो हमें याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी। अब इसमें कुछ अलग अलग अमेंडमेंट किए गए और कई चीज़ों का और अधिकार इससे प्रदान किया गया। जैसे 1901 में 1970 अमेंडमेंट के तहत 1967 में 97th अमेंडमेंट के तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1901 में ये प्रदान किया गया कि आप कोई भी सहकारी समिति बनाने का अधिकार दे दिया गया। और आर्टिकल 43B राष्ट्रीय समितियों के कार्यकारण से संबंधित है, यहीं पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और पार्ट 9B भी सहकारी समिति के विभिन्न प्रावधानों में शामिल किया गया है। तो जैसे अगर आप कोई चीज़ सहकारी समिति से रिलेटेड पढ़ते हैं तो वो कहाँ पे है, आप एक जगह नोट कर सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। और ये भी रहेगा कि आप एक ही जगह एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 3 सेक्शन है सहकारी समितियों से। 1901 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और उन आर्टिकल 43B में भी राष्ट्रीय समितियों के कारण से संबंधित है। और आर्टिकल 9B जो है वो सहकारी समितियों के विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया गया है। अब एक इसमें ये मामला था पीए ईमानदार मामला, जिसमें एससी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को 1901G मतलब शिक्षा संस्थाएं खोलने का भी अधिकार दे दिया गया। मतलब जिसमें व्यवसाय और कारोबार की बात की गई है तो उसमें क्या किया गया है कि आपको शिक्षा का भी अधिकार प्रदान किया कर दिया गया। यह आर्टिकल 19 के अलग अलग सेगमेंट रहे, जिसे आपको समझने में थोड़ी आसानी भी रहेगी कि आप किस प्रकार इसे समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आगे की क्लास में हम देखेंगे कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है और स्वतंत्रता से रिलेटेड जो 20 और 21 है उसे भी देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। और अगली क्लास में अगर इसे कई पार्ट डिवाइड करके बनाते हैं तो हमें याद करने में आसानी होगी। आज की क्लास में हमने देखा कि मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकारों की परिभाषा को देखा गया। फिर देखा गया कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये यूएसए से लिए गए हैं। संविधान में उल्लेख किनका है, 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। समानता की बात किसमें की गई है, 14 से 18 में। स्वतंत्रता की बात 1919 से 22 में। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 से 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 में है। 29-30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अब हमने राज्य की परिभाषा को देखा कि राज्य किसमें आ सकते हैं। समानता का अधिकार को अलग अलग डिवाइड किया गया कि 14 से 18 में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे 14 में विधि के समक्ष समानता है, 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, समस्थान के आधार पर विभेद किया गया है, 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है, और 18 में उपाधियों का अंत है, 17 में अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत किया गया है। ऐसे 1901 में 19 की जो अलग अलग पार्ट हैं, जो आर्टिकल 19 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं और क्या क्या उनकी सीमाएं हैं उसे देखा गया। 361 में उसकी क्या क्या सीमाएं दी गई हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनको क्या क्या चीज़ें कानून के लिए समझ नहीं गठित जा सकता है, 2 महीने का उनको नोटिस दिया जा सकता है, कारावास में डालने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता, इसे देखा गया। 19 के लिए मैंने कई सेगमेंट बनाए थे, जिसमें 3-3 सेगमेंट में अलग अलग करके डिवाइड किया, जैसे किस प्रकार आप याद कर सकते हैं इसे, तो आप इसे देख सकते हैं। उसमें क्या क्या अलग से जो अमेंडमेंट करके जोड़े गए 97 अमेंडमेंट। और पीए ईमानदार मामला में ये भी कहा गया कि 1901G की जगह शिक्षण संस्थाएं बनाने का अधिकार है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग में। और आगे की क्लास में हम जो 17 से बचे हुए मूल अधिकार हैं 20 और 21 उसे देखेंगे। और फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं
उसे देखा जाएगा। तो एक एक सेगमेंट में करके डिवाइड करते हैं मूल अधिकार, और इसे 2 या 3 क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि इसे समझने में आसानी हो। और अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे कई चीज़ें समझने में पॉलिटी की बहुत ही आसानी होगी आपको, और क्वेश्चन भी सॉल्व करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक्स अगेन।